नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आदमप्रीत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, फोर्टिस अस्पताल नोएडा में। मैं लगभग यहाँ 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा जो मेन इंटरेस्ट या जो मेरी जो ट्रेनिंग है न्यूरोलॉजी के बाद एपिलेप्सी, मिर्गी या सिर दर्द, हेडेक में है और कुछ हद तक स्ट्रोक के पेशेंट में देखते हैं। तो पिछले कुछ सालों में, लगभग 10 से 15 सालों में एपिलेप्सी या मिर्गी की ट्रीटमेंट या उसके कारणों को लेकर बहुत रिसर्च चल रही है। काफ़ी चेंजेस या नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उसके इलाज के लिए। देखिए, एपिलेप्सी मिर्गी का मतलब होता है किसी मरीज को दो या दो से ज़्यादा दौरे आना। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ब्रेन के अंदर हो सकता है कुछ गांठ हो, कुछ ट्यूमर हो, कोई धब्बा हो, कोई स्पॉट हो, या कहीं खून के निशान हो, या कुछ इन्फेक्शन रहा हो जिसकी वजह से वो दिमाग में स्पॉट बन जाता है। और या कुछ लोगों को एपिलेप्सी होती है जेनेटिक, कि फैमिली में चलती है, फैमिली में होती है, या कुछ एपिलेप्सीज जो जेनेटिक होती है पर फैमिली में नहीं चलती, मेरी बॉडी में अपने चेंजेस आके वो मेरे को मिर्गी की बीमारी पैदा कर देती है। एपिलेप्सी में अधिकतर सब जगह जो पहला इलाज होता है वो होता है दवाइयाँ, मिर्गी की दवाइयाँ या गोलियाँ या मेडिकेशन जिसको हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसमें जो इलाज होता है, जो जितने भी स्टडीज़ वर्ल्ड वाइड या जितने भी हमारे पास लिटरेचर है, जो भी डेटा है, उसमें ये पाया गया है कि लगभग 50 से 60% लोगों को 1 या 2 गोली से दौरे में कंट्रोल या नियंत्रण मिल जाता है। उसके बाद उनके दौरे नहीं आते या चले जाते हैं। एक डिफाइंड पीरियड या एक लंबे समय तक गोली खाने से उनमें लोगों को आराम मिल जाता है। उनका परसेंटेज है लगभग 60% या 60%। अब जो रिमेनिंग 40% जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, जो गोलियों से कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम उन 40% लोगों को देखते हैं, उनमें से 40 में अगर हम आगे टेस्ट करवाएं या आगे सोचें इनके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, उनके लिए फिर ऑप्शंस होते हैं। उसको बोलते हैं प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन ऑफ एपिलेप्सी, या सर्जरी के लिए वो कैंडिडेट फिट है कि नहीं। वो फिटनेस कैसे डिसाइड होती है, उसके कुछ क्राइटेरियाज या कुछ मापदंड होते हैं। वो मापदंड क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये होता है कि एक पेशेंट जो 2 अलग अलग किस्म की गोलियां खा चुका है या 2 गोली का कॉम्बिनेशन खा चुका है और फिर भी उसका दौरा कंट्रोल में नहीं आया, और उस पर मिनिमम पीरियड हम लेके चलते हैं 6 महीने से 1 साल। तो अगर वो दौरा कंट्रोल नहीं आया इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इसका मतलब मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी में है, या वो दवाइयों की डोज प्रॉपर नहीं खा रहा, या आपकी जो मिर्गी की डायग्नोसिस है वो ठीक नहीं है, कोई और तरह की मिर्गी है और इलाज कोई और तरह का खा रहा है। तो ये भी एक मेडिकल रिफ्रैक्टरी या सूडो रिफ्रैक्टरी में आ जाता है। मेडिकल रिफ्रैक्टरी में जो अगर 40% जो पेशेंट बोल रहे हैं, अगर उनको हम आगे टेस्ट के लिए लें, प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन के लिए, उसमें सबसे पहला टेस्ट जो हम कराते हैं वो होता है वीडियो ईईजी। वीडियो ईजी का मतलब है एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में एडमिट करना 3 से 4 दिन के लिए, और उसका फिर दौरा रिकॉर्ड करना कि दौरा कहाँ से आ रहा है, किस हिस्से से आ रहा है, या दौरे के समय पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं, वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। साथ साथ उसको ईईजी चल रहा होता है, तो हमें पता लग जाता है कि दौरा जो शुरू हो रहा है वो ब्रेन के किस हिस्से से हो रहा है, ईईजी में आ गया, और उस टाइम उसके हाथ और पाँव के मूवमेंट्स क्या हैं, या वो झटका कहाँ से शुरू हो रहा है हाथ पाँव में, वो हम देख सकते हैं। फिर हम उस फाइंडिंग्स को या उन दौरों को हमारे एमआरआई में जो फाइंडिंग आती है, अगर कुछ है तो उससे फिर मैच करते हैं कि वो शायद उसी हिस्से से या अलग हिस्से से है। तो ये तो एक फर्स्ट टेस्ट होता है वीडियो ईईजी। दूसरा टेस्ट होता है एमआरआई ब्रेन, जिसमें हम एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का टेस्ट एक होता है, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई इसको बोलते हैं। वो उस हिसाब से करते हैं कि जिस हिस्से में हमें गड़बड़ लग रही है उस हिस्से के लिए हम फोकस करते हैं, या उसके कुछ T2 फ्लेयर जैसे कई तरह के सीक्वेंस करते हैं एमआरआई में। वो सीक्वेंस को स्पेसिफाई करते हैं कि एपिलेप्सी की सीक्वेंसेस हैं, और एक्स्ट्रा हम सीक्वेंसेस लेके उस हिस्से को जिसमें हमको गड़बड़ लग रही है उसको और बेटर डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट इसमें आता है पेट सीटी ब्रेन। पेट सीटी ब्रेन मतलब अगर आपका एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है या एमआरआई में कुछ गांठ है और वीडियो ईजी हमने किया, दौरा रिकॉर्ड हो रहा है
और हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ इसी हिस्से में ही दिक्कत है, तो पेट सीटी करते हैं, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म या उसका ग्लूकोज अपटेक क्या है वो चेक करता है। उससे हमको पता लगता है कि अगर उस हिस्से में ग्लूकोज कम अपटेक किया है उस टेस्ट के दौरान, तो उस हिस्से में कुछ जन्म से कुछ गांठ है या कुछ स्पॉट बना हुआ है या उस हिस्से में कुछ दिक्कत है। तो मैं फिर आता हूँ वापस, जो 40% पेशेंट होते हैं उनमें से सिर्फ हम 5% सिलेक्ट कर पाते हैं सर्जरी के लिए। बाकी 35% पेशेंट हम बोलते हैं कि एपिलेप्सी ये सर्जरी के लिए फिट नहीं है। वो क्यों फिट नहीं है? क्योंकि कुछ कारण है उसके। एक गांठ ट्यूमर है जो आपके हाथ और पाँव के हिस्से पे बैठा हुआ है, अगर हम सर्जरी करेंगे तो आपको कमज़ोरी आ जाएगी। या स्पीच के हिस्से के बिल्कुल ऊपर है, सर्जरी करेंगे तो आपको बोलने की क्षमता आपकी जा सकती है। इसलिए बाकी पेशेंट्स, इसलिए जो 35% होते हैं वो फिट नहीं है, या दौरा कहीं और से आ रहा है, गांठ कहीं और है, पेट सीटी में कोई गड़बड़ नहीं है, तो कहाँ सर्जरी करें हमको नहीं पता होता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या ऑफर करते हैं, एक नई ट्रीटमेंट्स आई हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन टेक्निक्स। उसमें 3 तरह की टेक्निक्स आई हैं। एक होती है वेगल नर्व स्टिमुलेशन, जिसमें जो हमारी वेगस नर्व होती है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें ब्रेन में हम इलेक्ट्रोड या तार डाल के ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि दौरा कम हो जाए। तीसरा होता है रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन, ब्रेन के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रोड डालेंगे जो दौरा आते टाइम एक्टिवेट हो जाएगी और दौरे को तुरंत रोक देगी। तो ये 3 नई टेक्निक्स आई हैं। मैं फिर वापस आता हूँ, सर्जिकल टेक्निक्स क्या क्या हैं एपिलेप्सी में उपलब्ध किसी भी बड़े सेंटर में। हम लोग पिछले लगभग 2 से 2.5 साल से एपिलेप्सी सर्जरी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो लगभग हमने पिछले 2.5 साल में 15 एपिलेप्सी सर्जरी की हैं। उसमें जो मेजर जो चंक या जिसको बोलते हैं कि जो मेन एपिलेप्सी सर्जरी होती है वो होती है MTS की, उसको बोलते हैं मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस। वो एपिलेप्सी होती है मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस के लिए, उसको बोलते हैं एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी विद हिप्पोकैम्पेक्टमी, ATL विद AH, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, या एपिलेप्टोलॉजिस्ट जिनको समझ आता है इसका क्या मतलब है। उसका होता है टेम्पोरल लोब, एक हिस्सा होता है ब्रेन के अंदर जहाँ से दौरा शुरू होता है, और साथ में हिप्पोकैम्पस। तो ये सबसे कॉमन सर्जरी होती है। अगर हम 100 पेशेंट सर्जरी के करते हैं तो उसमें 70% या 60% इसी हिस्से, इसी टाइप ऑफ सर्जरी के होते हैं। सक्सेस रेट भी इसी सर्जरी का सबसे ज़्यादा है। लगभग 70 से 80% पेशेंट 3 से 4 साल तक, जो भी स्टडीज़ आई हैं, या 5 साल तक दौरे से फ्री हैं और उनके दवाइयाँ भी बंद हो चुकी हैं। तो एक तो ये सर्जरी होगी। दूसरी सर्जरी होती है लीजनेक्टमी या गांठ, दिमाग में जो बचपन की गांठ या ट्यूमर की गांठ, उसकी सर्जरी करनी जो होती है वो होती है लीजनेक्टमी। हमने MRI किया और फिर वीडियोजी करके देखा एक ब्रेन के अंदर गांठ है और हमारा दौरा भी वहीं से आ रहा है और पेट सीटी में भी वही दिक्कत है, तो हमारी सब चीज़ें मैच कर रही हैं, तो हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, उस गांठ को सर्जरी करके निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं लीजनेक्टमी। तीसरी सर्जरी होती है ब्रेन के हिस्सों को डिस्कनेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन सर्जरीज। वो कॉमनली करते हैं उन पेशेंट में जो बार बार अचानक से गिर जाते हैं, बैठे बैठे एकदम से बॉडी की टोन खत्म हो गई और नीचे गिर गया बच्चा, सिर पे चोट आ गई, उसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन सर्जरी। उसमें कॉमनली हम करते हैं, उसको बोलते हैं कैलोसोटोमी। तो ये 3 मेन सर्जरीज सब जगह सारे बड़े सेंटर में फॉलो होती है। मैक्सिमम चंक होता है वो होता है ATL विद AH या एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी विद हिप्पोकैम्पेक्टमी, इसके मेन चंक होता है 70%, बाकी 30% कैलोसोटोमी या लीजनेक्टमी का होता है। VNS का मतलब होता है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। ये होता है जैसे आपने देखा होगा पेसमेकर, ये दोनों DBS और VNS और RNS तीनों में हम पेसमेकर फिट करते हैं आपकी छाती के चमड़ी के अंदर, और फिर तार निकल के जाती है। वेगस नर्व में तार निकल के हमारे गर्दन में आसपास लिपट जाती है जहाँ पे वेगस नर्व होती है, बाईं तरफ वेगस नर्व, और फिर वो बीच बीच में अपनी पल्स पे उसको एक्टिवेट करते हैं और वो फिर पल्स वापस ब्रेन में जाती है और दौरे कम कर सकती है। ये जो वेगस नर्व टेक्निक है ये वर्ल्ड काफ़ी जगह यूज़ होती है, खास करके बच्चों में काफ़ी सक्सेसफुल पाई गई है। इसमें क्या होता है कि ये एक दवाई की तरह काम करती है, इसको हम बोल सकते हैं। सर्जरी कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक स्टिमुलेशन है, ब्रेन को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं करंट के थ्रू ताकि दौरा बंद हो जाए। ये एक तरह की दवाई की तरह काम करती है। इसका जो इफेक्ट होता है वो
30-40% में अच्छा इफेक्ट मिल सकता है आपको, दौरे बिल्कुल जा सकते हैं या कम हो जाते हैं। अनदर 30-40% लोगों में ऑलमोस्ट सिमिलर रह सकते हैं दौरे, या 10%-20% लोगों में कई बार बढ़ भी जाते हैं। उसका चांस बहुत कम होता है, अधिकतर लोगों में दौरे कम हो जाते हैं। अधिकतर वेगस नर्व उसमें काम करते हैं जिनमें हमें लगता है कि भाई हमारे ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ हम कर नहीं सकते, तो हम एक वेगस नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक से देख सकते हैं कि शायद इसमें सर्जरी एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाए, और हम जिसमें सर्जरी नहीं कर सकते। दूसरा होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, दैट इज DBS। ये टेक्निक लगभग 3-4 साल पहले US में काफ़ी स्टडीज में उन्होंने प्रूव किया है कि इफेक्टिव होती है। क्राइटेरिया इसमें भी वही है कि जो पेशेंट को हम सर्जरी के लिए नहीं ले सकते, या जो सर्जरी के लिए अनफिट है, या जिनके दिमाग के अंदर कई जगह पे गांठें हैं, सर्जरी करना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए ये कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ब्रेन के जो खोपड़ी होती है उसके ऊपर हम 2 होल करते हैं, और थ्रू न्यूरो नेविगेशन टेक्निक से उन होल्स में हम 2 तारें डालते हैं जो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है थैलेमस, उसमें जाके सीधा हिट करती हैं, और साथ साथ हम EEG करके देखते रहते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। जब हमें लगे कि वो थैलेमस में पहुँच गई तो EEG में पर्टिकुलर एक्टिविटी आती है जो बोलते हैं कि थैलेमस में पहुँच गई अभी। फिर हम उन दोनों लीड्स को, तारों को वहाँ छोड़ देते हैं, वायर्स को, और फिर उनको हम 3-4 दिन के बाद एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर उनसे जो करंट निकलता है उससे फिर पेशेंट का दौरा बार बार आता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इफेक्ट के रूप में ये काफ़ी इफेक्टिव पाई गई है। लगभग 70-80% लोगों में ऐसा पाया गया कि इनमें अच्छा इफेक्ट मिल जाता है और दौरे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। शायद पूरी तरह से नहीं जाते, पर कमी काफ़ी हद तक पाई गई है ऐसी वाली टेक्निक में। लास्ट जो है उसको बोलते हैं RNS, रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन। इसमें एक DBS या जो भी आपको बोल सकते हैं, एक बॉक्स होता है जो हम ब्रेन के अंदर रखते हैं, और जहाँ पे हमें गांठ है कि इस हिस्से में गांठ है और हम सर्जरी नहीं कर सकते, उस बिल्कुल गांठ के पास रख देंगे। तो जैसे वो, और उसका कनेक्शन हम उससे वायर निकाल के गांठ से इस ट्यूमर वाली जो इस डब्बी में डाल देंगे, तो जैसे वहाँ से करंट निकलेगा तो ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट हो जाता है और फिर यह दौरे को दबा देता है। तो रिस्पॉन्स में स्टिमुलेट हो, उसको बोलता है रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन। जैसे ही वो उसमें स्टिमुलेशन आएगा वो उसको दबा देगा दौरे को। तो ये तीसरी टेक्निक है। ये भी इसका अभी रिसर्च चल रही है, ये जल्दी ही कह रहे हैं कि ये आने की उम्मीद है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये ऑल ओवर वर्ल्ड प्रचलित हो जाएगी, और इसका एविडेंस या इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ रहा है कि ये इफेक्टिव है। तो ये 3 जो नई टेक्निक्स हैं, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और RNS। पर फिर भी लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अल्टीमेट जो इलाज होता है, जो सबसे पहला और अच्छा इलाज, वो फिलहाल तो दवाई से ही चलता है। सारे डॉक्टर पहले दवाई ही ट्राई करते हैं, अगर कंट्रोल नहीं होता है फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं जो सर्जरी है या फिर स्टिमुलेशन टेक्निक्स है। तो ये है ब्रीफली अबाउट ट्रीटमेंट्स इन एपिलेप्सी, खास करके न्यूअर ट्रीटमेंट्स या नई इलाज जो अभी एपिलेप्सी में आए हैं।